नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एजोरा पर, मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजोरा लर्निंग या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। व्यूअर्स, आज का जो मौसम है वो बहुत सुहावना हो गया है। बारिश हो रही है और मौसम बहुत ठंडा हो गया है, गर्मी से बहुत राहत मिल गई है। तो हम कह सकते हैं कि मौसम की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है, एयर क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। आप अचानक ये सोच रहे होंगे कि मैं ये अचानक से मौसम और क्वालिटी की बातें क्यों कर रहा हूँ, मौसम की क्वालिटी की क्यों बात कर रहा हूँ। जी हाँ व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्वालिटी को अलग अलग लोगों ने कैसे समझने की कोशिश की है, क्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्वालिटी के क्या डायमेंशंस होते हैं, क्वालिटी गुरुज ने क्वालिटी के बारे में क्या कहा हुआ है। आप यहाँ से ढेर सारी लर्निंग आज लेकर जाएंगे और इसको आप जीवन के विभिन्न हिस्सों में प्रयोग कर पाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आज से आपका पर्सपेक्टिव क्वालिटी के लिए बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर पाएँगे, उसकी उसको क्वालिटी से रिलेट कर पाएँगे। इसका मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और ज़रूर आप कुछ न कुछ स्किल यहाँ से लेकर जाएँगे आज। तो बने रहें मेरे चैनल थिंक एजूरा पर। और ये अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोज़ के सारे नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँचते रहें। ओके व्यूअर्स, शुरू करते हैं। हमेशा की तरह ही व्यूअर्स, हम हैं अपने चैनल के होम पेज पर। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल के होम पर पेज पर विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं हमारे विजन, मिशन और गोल स्टेटमेंट के बारे में, ताकि आप हमसे बेहतर तरीके से जुड़ पाएं और समझ पाएं कि हमारा क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या गोल है। और व्यूअर्स, आगे चलते हैं। हम हैं अपनी स्किल फ्रेमवर्क स्लाइड पर और इस स्लाइड को हम अपने हर एक सेशन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी लर्निंग्स हैं व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता देता हूं कि स्किल फ्रेमवर्क को हमने बहुत कॉन्शियसली थिंक एजूरा पर डेवलप किया हुआ है, जिससे कि हमारी जितनी भी लर्निंग्स इस चैनल पर आएंगी, जितनी भी ऑफरिंग्स इस चैनल पर आएंगी, वो उनका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बेस्ड होगा स्किल फ्रेमवर्क के ऊपर। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट के द्वारा हमारी कोशिश होती है कि आपके नॉलेज की फाउंडेशंस बिल्ड हो और उसके बाद हम उस नॉलेज को किस तरीके के टूल्स, टेक्निक, टेक्नोलॉजी से यूज करके आप उस नॉलेज को एक स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही हमारा विजन, मिशन है और यही स्किल फ्रेमवर्क है व्यूअर्स। तो आप इसे समझ सकते हैं। आइए व्यूअर्स, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वालिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। हम समझेंगे कि क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी में क्या-क्या डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं, क्वालिटी को किस तरीके से लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जब मैं कहूँ कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मीन्स ये हर एक चीज़ पर अप्लाई होता है। ये फिजिकल आर्टिकल्स पर भी अप्लाई होता है, ये नॉन फिजिकल यानी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके से ही अप्लाई होती है। ये प्रोडक्ट पर भी अप्लाई होती है, ये सर्विसेज पर भी अप्लाई होती है, यहाँ तक कि ये एक्सपीरियंस पर भी अप्लाई होती है। जैसे कि मैंने इस वीडियो को शुरुआत किया था कि मौसम की क्वालिटी से, सो उससे मुझे एक एक्सपीरियंस मिला। मैं मौसम को, उसके सुहावनेपन को महसूस कर पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। सो क्वालिटी जीवन के हर एक पहलू में इन्वॉल्व है, इसलिए क्वालिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो क्वालिटी
को बहुत लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की है व्यूअर्स। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने क्वालिटी को किस तरीके से समझने की कोशिश की है क्वालिटी की। हालांकि कोई भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हर फील्ड में गुरु होते हैं, तो क्वालिटी में भी गुरुज हुए हैं। और बहुत फेमस गुरुज हुए हैं को जिन्होंने क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को उसको डिफाइन करने की कोशिश की है अपने अपने तरीके से। और बहुत सारे क्वालिटी गुरुओं ने क्वालिटी में बहुत कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, जो कि हमें अ, अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को, अपनी परफॉर्मेंस को, हर एक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए तरीके बताते हैं। ये बताते हैं कि हमें क्वालिटी को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, किस तरीके से क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, और किस तरीके से हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ क्वालिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो नेट नेट आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी क्या है। सो आइए व्यूअर्स शुरू करते हैं। ओके व्यूअर्स, सो व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटी? क्या समझते हैं आप क्वालिटी से? किसे कहते हैं क्वालिटी? क्या होती है क्वालिटी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मैं हूं क्रिस। ओके व्यूअर्स, देखिए क्वालिटी को बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से, क्योंकि जब मैंने कहा कि क्वालिटी यूनिवर्सल है और हर एक चीज में अप्लाई होती है, सो अलग अलग लोगों ने क्वालिटी को अलग अलग तरीके से, कुछ ने इसको फिजिकल यानी प्रोडक्ट के संदर्भ में समझाने की कोशिश करी है, कुछ ने इसे सर्विस के संदर्भ में समझाने की कोशिश की है, कुछ ने इसे एक्सपीरियंस के रूप में समझाने की कोशिश की है, किसी ने प्रोसेस के रूप में समझाने की कोशिश की है, किसी ने कोशिश की है इसको टेक्नोलॉजी के रूप में समझाने के लिए। सो आइए व्यूअर्स शुरू करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं और जानेंगे क्या है क्वालिटी। ओके, सो पहला यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसे पढ़ते हैं फिर हम समझेंगे। क्वालिटी मीन्स परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन, फिट फॉर फंक्शन, फिट फॉर यूज, फिटनेस फॉर इंटेंटेड यूज। देखिए क्वालिटी को कैसे कहा है, परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है, देखिए हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि क्वालिटी को किसके संदर्भ में देखते हैं। क्वालिटी को देखते हैं हमेशा कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, ग्राहक के पर्सपेक्टिव से। जो भी आपके ग्राहक हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, क्या वो आपकी परफॉर्मेंस, जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या वो उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है? अगर हाँ, तो उसे हम, आपकी चाहे प्रोडक्ट दे रहे हो, चाहे सर्विसेज दे रहे हो, चाहे आप कोई एक्सपीरियंस दे रहे हो, अगर वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन पर वो परफॉर्मेंस पूरी उतरती है, खरी उतरती है, तो हम कहेंगे कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, आप क्वालिटी फुल ऑफ क्वालिटी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। आपका, आप जो एक्सपीरियंस देख रहे हैं वो वाओ एक्सपीरियंस है, फुल ऑफ क्वालिटी एक्सपीरियंस है। फिट फॉर यूज भी यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी चीज को जब ग्राहक यूज कर रहा है, क्या वो उस यूज के लिए फिट है, जिस यूज के लिए उसने उस चीज को खरीदा है, उस सर्विसेज को खरीदा है, उस प्रोडक्ट को खरीदा है। तो इसी का मतलब है परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यहाँ हमेशा क्लाइंट की होती है, कस्टमर की होती है, ग्राहक की होती है। फिट फॉर फंक्शन, यानी कि जिस फंक्शन के लिए जिस चीज को बनाया गया है, क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शन कर रही है, तब हम कहेंगे उसे कि वो फुल ऑफ क्वालिटी है। फिट फॉर यूज, यानी कि जिस यूज के लिए बनाई गई है, क्या वो उस यूज में परफेक्टली फिट होती है। फिटनेस फॉर इंटेंटेड यूज, यहाँ पर इंटेंटेड यूज की भी बात हो रही है। यहाँ इंटेंशन देखिए, बड़ा ही इंटेंजिबल सा टर्म है, लेकिन इंटेंशन बहुत मैटर करता है कि किस इंटेंशन से कोई कस्टमर, हो सकता है फिजिकली आप उसे 10 चीजें बता रहे हैं, लेकिन उसका इंटेंशन उसके पीछे क्या है उस चीज को यूज करने का, वो इंटेंट बहुत मैटर करता है व्यूअर्स। और इसीलिए क्वालिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अभी तक थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करेंगे, फिर होलिस्टिक व्यू में से बात करेंगे। देखिए बाकी लोगों ने क्या कहा है। कस्टमर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज द ओनली वन दैट मैटर्स। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि कस्टमर को अगर आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट, आपके एक्सपीरियंसेस जो आप डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो पसंद आ रहे हैं, वो उससे सेटिस्फाइड है, वो उससे हैप्पी है, तो कहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो सर्विसेज है, या जो एक्सपीरियंस जो आप दे रहे हैं, वो फुल ऑफ
क्वालिटी है। सो यहाँ पर कस्टमर के पर्सपेक्टिव से ही क्वालिटी को देखा जाता है, उसके यूज से ही क्वालिटी को रिलेट किया जाता है, डिलीवरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट पे ही उसको देखा जाता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। देखिए कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स की, या देखिए होता क्या है कि मार्केट में एक डिमांड आती है। मार्केट में डिमांड कैसे आती है? कस्टमर से आती है। कस्टमर्स की कुछ नीड होती है। देखिए डिमांड कहाँ से जनरेट होती है? डिमांड जनरेट होती है नीड से। ये कस्टमर को नीड है, जैसे कि अगर हम कहें कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर एक पर्सन की नीड है कि उसके पास सेल फोन तो होना ही चाहिए। देखिए एक ही नीड है कि सेल फोन होना चाहिए। अब ये सेल फोन किस तरीके का होना चाहिए? ये स्मार्टफ़ोन होना चाहिए या ओल्डर तरीके का फ़ोन होना चाहिए? तो हम कहेंगे कि स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर कोई स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है। फिर और थोड़ा-सा आगे चले तो बोलेंगे कि स्मार्टफ़ोन भी होना चाहिए, लेकिन उसके कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होना चाहिए। हाई एंड हमें कैमरा चाहिए, क्योंकि हम मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वेरियस एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। उसी के साथ में हम कहते हैं कि उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बैटरी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो जो नीड्स हैं, ये जनरेट हो रही हैं और इससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। नीड है सेल फ़ोन, लेकिन उस वो सेल फ़ोन किस तरह का होना चाहिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं और रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं यूज़ को लेकर कि उसका क्या यूज़ हो सकता है। क्या इंटेंडेड यूज हो सकता है उस प्रोडक्ट का, सर्विसेज का। एग्जाम्पल जो हम सेल फोन का यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो कन्फर्मेशन टू कस्टमर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी या जितनी भी कंपनीज मार्केट में हैं, क्या वो ऐसे स्मार्टफोन्स बना रही हैं जिनकी कैमरा क्वालिटीज बहुत बेहतर है, जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत बेहतर है, उनका एम्बियंस जो फ़ोन के फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत बेहतर है, या बेहतर का मतलब कैसे कहेंगे? बेहतर मतलब वो कस्टमर को पसंद आ रहे हैं, कस्टमर उन्हें पसंद कर रहे हैं, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि कन्फर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कुछ बहुत बड़े-बड़े ब्रांड मार्केट में, जैसे कि आईफ़ोन है, सैमसंग है और बहुत ब्रांड मार्केट में आ गए हैं, जो कि कन्फर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट करते हैं और कस्टमर उनके जो ब्रांड है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो उनकी परसीव्ड क्वालिटी है, उसको एन्जॉय कर रहे हैं। सो हम कहेंगे कि कन्फर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट ह को हम क्वालिटी से रिलेट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट वही चीज़ डिलीवर कर रहा है जो कस्टमर चाहता है, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट या सर्विस फुल ऑफ क्वालिटी है। ओके व्यूअर्स, एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। देखिए एक चीज है कि कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, कस्टमर ने अपनी नीड बता दी, मार्केट से हमें नीड मिल गई है, रिक्वायरमेंट्स मिल गई हैं, और उसके बेस पे हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, सोल्यूशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि क्या कोई प्रोड्यूसर या कोई जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्या वो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाए जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को भी उसमें समझ ले। जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे अभी सेल फोन के एग्जांपल की, क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल है ये, तो इसमें देखिए हो सकता है कि हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक बहुत अच्छा कैमरा फ़ोन ना हो, लेकिन हर एक सेल फ़ोन में अगर आप आज के समय में देखेंगे, चूँकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है और हर कोई जो है कैमरा को यूज़ करता है, तो ज़्यादातर कंपनीज़ अब कैमरा में ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं, अच्छे कैमरा सेल फ़ोन बना रही हैं ताकि उनकी फीचर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। हमारे सेल फ़ोन्स की मेमोरी बढ़ा दी गई है, रैम बढ़ा दी गई है, रोम बढ़ा दी गई है, इसलिए क्योंकि उसके प्रोसेसर की ऐसे हाई एंड प्रोसेसर यूज़ किए जा रहे हैं जो आगे तक आने वाली सर्विसेज को ध्यान में रखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि ज़्यादातर फ़ोन कुछ समय पहले तक 4G फ़ोन आ रहे थे, लेकिन कुछ कंपनियों ने, कस्टमर ने भी नहीं सोचा था कि 5G आ जाएगा हमारे यहाँ पर और हम 5G सर्विसेज को एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन कंपनीज ने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उससे आगे बढ़कर 5G फोन मैन्युफैक्चरर्स करने शुरू कर दिए, और जब 5G आया तो उन फोन्स पर हम 5G इंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये होती है मीटिंग दी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की। आप देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इंडस्ट्री में क्या चेंज आ रहे हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या चेंज आ रहे हैं, इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्या चेंजेस आ रहे हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्सीड कर रही है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, तो यहाँ पर कहेंगे कि 5G फोन जो है कंपनीज ने पहले ही बनाने शुरू कर दिए थे, जब तक इंडिया में 5G आया भी नहीं था। तो इसे कहते हैं
एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो जो फ़ोन जिन्होंने पहले लिए हुए हैं लेकिन वो 5G इनेबल्ड फ़ोन है, तो उन पर कस्टमर 5G एंजॉय कर पा रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। आगे यहाँ पर किसी ने कहा है कि एनी ऑफ द फीचर दैट मैटर दैट मेक्स समथिंग व्हाट इट इज, कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट एट्रीब्यूट्स, यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स उसको बिल्कुल वैसा ही बनाते हैं कि जैसा वो होना चाहिए, जैसे कि एक्सपेक्टेशन की गई है, तो हम कहेंगे कि वो प्रोडक्ट या सर्विस या एक्सपीरियंस जो है वो फुल ऑफ क्वालिटी डिलीवर किया गया है। इसके अलावा व्यूअर्स कुछ और लोगों ने कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर दैट समवन और समथिंग हैज, एक ऐसी कोई ऐसी यूनिक फीचर, कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ चीज में है, तो वो उसे क्वालिटी फुल ऑफ क्वालिटी बनाती हो, या जो उसे फुल ऑफ क्वालिटी बनाती हो, तो भी हम कहेंगे कि ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रांड की, राइट? मार्केट में लोकल चीजें भी मिलती हैं, मार्केट में सेम ब्रांड की चीजें मिलती हैं, ब्रांड जो कि डिफरेंट डिफरेंट नामी ब्रांड्स की होती है। वही शर्ट्स हमें लोकल मार्केट में मिल रही है, वही शर्ट्स हमें जो है एक ब्रांडेड और स्टैंडर्डाइज शॉप में मिल रही है, मॉल में मिल रही है, ऐसी शॉप्स में मिल रही हैं जो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो अगर हम ब्रांड पर क्यों विश्वास करते हैं व्यूअर्स? ब्रांड्स पर हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि ब्रांड उस कुछ स्टैंडर्ड्स को लेकर आगे चलता है। उनकी प्रोडक्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो वो सिमिलरली यूनिफॉर्मली यूज करते हैं, और इसीलिए लोग ब्रांड पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ब्रांड ही क्वालिटी का एक सिग्निफिकेंस है। और क्योंकि वो ब्रांड बना ही है क्वालिटी को फॉलो करते हुए, अगर वो उस क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो एलिमेंट्स को, उस एट्रीब्यूट्स को फॉलो नहीं करते, तो शायद वो ब्रांड नहीं बन पाते। जैसे कि अगर आप लोकल सेलफोन की हम बात करें, हम सेलफोन का एग्जांपल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि सेलफोन अगर आप लोकल खरीदते हैं तो उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, कोई उसकी सर्विसेबिलिटी नहीं होती। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई ब्रांडेड फोन करते हैं तो आपको उनके सर्विस सेंटर्स हैं, उनके फ़ोन की परफॉर्मेंस है, उनकी ड्यूरेबिलिटी है, उनकी लॉन्ग लास्टिंग है, ये सारी चीज़ें आपके कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट को आती है। तो ये कहते हैं कि जिन चीज़ों में कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट एलिमेंट्स होते हैं, जो उस चीज़ को वो बनाती है कि जो वो होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट या सर्विस या क्वालिटी फुल ऑफ क्वालिटी है। और थोड़ा आगे बात करते हैं, टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाइड गिवन और इम्प्लाइड नीड। देखिए, दो चीज की बात करी है, कस्टमर की जो नीड गिवन भी हो सकती है, कस्टमर की नीड इम्प्लाइड भी हो सकती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा टर्म्स है, गिवन नीड्स एंड इम्प्लाइड नीड्स। गिवन नीड्स का मतलब क्या होता है कि अगर कस्टमर किसी शॉप में जाता है और ये कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये फीचर होना चाहिए, ये, अगर हम सेलफोन का ही एग्जांपल लें तो वो कहता है कि मुझे ये प्रोसेसर होना चाहिए, प्रोसेसर की ये स्पीड होनी चाहिए, मुझे रैम इतनी चाहिए, मुझे रोम इतनी चाहिए, मुझे सेलफोन की जो बैटरी है इतने एमएच की बैटरी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये है कस्टमर की गिवन नीड्स, कि कस्टमर आपको सामने से आकर बता रहा है कि मुझे ये मेरी नीड्स है। दूसरी चीज होती है कुछ इम्प्लाइड नीड्स। हो सकता है जब कस्टमर ने ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस शॉपकीपर को या सेलर को बताए हैं, तो उसमें कुछ इम्प्लाइड नीड्स भी हैं। देखिए, जब वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है तो वो अपनी नीड्स के हिसाब से बता रहा है। ऑब्वियसली जब वो कोई प्रोडक्ट को या सर्विसेज को खरीद रहा है, और सेल फोन के हम एग्जांपल को ले रहे हैं, तो वो एक ऐसा सेल फोन खरीदना चाह रहा है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करे। सो ऑब्वियसली इसमें इम्प्लाइड नीड्स है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, उस प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारी की सारी इम्प्लाइड नीड्स हैं जो कि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो नीड्स कस्टमर ने बता दी वही नीड सेटिस्फाई हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। सेल फोन आपने बेच दिया, कल को उसकी सर्विसिंग कैसे होगी? क्या आपको डोर स्टेप सर्विस मिलेगी? क्या आपके लोकेलिटी में सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं? ये सारी भी एक तरीके से एम्प्लॉयड नीड्स होती हैं। तो कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को, बिजनेसेस को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं।
देखिए, हमें यहाँ पर क्वालिटी को बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी समझना है, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी समझना है और प्रोफ़ेशनल की तरह भी समझना है कि अगर हम एक प्रोफ़ेशनल हैं, तो क्वालिटी को कैसे हम इनबिल्ड करेंगे। एक लीडर है, तो किस तरीके से हम अपने ऑर्गनाइज़ेशन में, अपने बिज़नेस में, अपने प्रोफ़ेशन में क्वालिटी को हमें इम्पोर्टेंस देना है। हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ हमें कोई थ्योरी नहीं सीखनी है। हमें यहाँ सीखना है, उसे समझना है और समझकर उसे इम्प्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। दैट इज़ आवर मिशन एट थिंक एज़ोरा व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, तो लाइक ज़रूर बनता है। और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और स्किल बिल्ड मिशन में हम सभी आपका सहयोग दे सकें। ओके व्यूअर्स, आगे चलते हैं। जजमेंट ऑफ हाउ एक्सीलेंट समथिंग और समवन इज। देखिए, किसी चीज के बारे में ये जजमेंट लेना कि कोई चीज कितनी अच्छी है, कितनी एक्सीलेंट है, कितनी बढ़िया है, अगर हम इस चीज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम उसे क्वालिटी पर रेट कर रहे हैं। चाहे वो उसके फिजिकल पार्ट्स के बारे में हो, उसकी टेंजिबल एस्पेक्ट के बारे में बात हो, इंटेंजिबल एस्पेक्ट के बारे में बात हो, गिवन नीड्स के बारे में बात हो, या इम्प्लायड नीड्स के बारे में बात हो। यहाँ पर अगर हम उसे जज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसको क्वालिटी पर जज कर रहे हैं व्यूअर्स। तो हम यह कह सकते हैं कि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए, क्वालिटी जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये प्रोडक्ट पर भी क्वालिटी एप्लीकेबल होती है, सर्विसेज पर भी क्वालिटी एप्लीकेबल होती है, और बल्कि मैं कहूँगा कि सर्विसेज में क्वालिटी ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, क्योंकि जहाँ पर आप कोई चीज़ फिजिकल डिलीवर कर रहे हैं, कम से कम एक आप टेंजिबल ऑब्जेक्ट डिलीवर करते हैं, उसके साथ उसकी क्वालिटी निर्भर करती है। परंतु जब आप सर्विसेज डिलीवर कर रहे होते हैं, तो सर्विसेज में कुछ भी फिजिकल डिलीवर नहीं होता, सब कुछ एक्सट्रैक्ट होता है, सब कुछ नॉन टचेबल होता है, और सर्विसेज को केवल आप फील कर सकते हैं, सर्विसेज को आप केवल अवेल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप सर्विस की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का थोड़ा ज़्यादा महत्व हो जाता है फिजिकल के एक्सपेक्ट के अलावा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल में क्वालिटी, फिजिकल में भी क्वालिटी चाहिए, लेकिन सर्विसेज में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, जो क्वालिटी है, उसका जो इम्प्लीकेशन है, उसका जो एरिया है, उसका जो स्कोप है, वो यूनिवर्सल है। जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ पर एक बात कर रही है, किसी ने कहा है प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी में बी ऑफ वेरियस काइंड। यानी कि क्वालिटी कई तरह की हो सकती है। क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है, सर्विस की क्वालिटी हो सकती है, एक्सपीरियंस की क्वालिटी हो सकती है। व्यूअर्स, हम कहते हैं ना कि गुड गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, वाओ एक्सपीरियंस। जहां पर वाओ एक्सपीरियंस आप कहा कहते हैं, जहां पर आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल गया, जैसे हमने कहा था एक्सीडिंग द कस्टमर नीड्स, राइट। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना तो मिला ही, लेकिन उससे भी कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको मिल गया, तो आप कहेंगे कि वाओ, व्हाट अ एक्सपीरियंस, राइट। सो इसी तरीके से क्वालिटी आईटी क्वालिटी होती है, आईटी में भी क्वालिटी है। जब आप कोई सर्विस, कोई ऐप यूज कर रहे हैं, वो ऐप कितने अच्छे से फंक्शन कर रहा है, कितना अधिक रिस्पॉन्सिव है, कितना फास्ट है, इन सब से आप उसकी क्वालिटी को रेट कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर में एक टर्म यूज होता है, गीगो, जिसे हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसे कहा जाता है कि अगर बैड क्वालिटी ऑफ डेटा आप सप्लाई करेंगे कंप्यूटर को, वो उसको, क्योंकि कंप्यूटर में फीचर है प्रोसेसिंग की, तो उस गार्बेज को प्रोसेस करेगा, गार्बेज ही प्रोसेस होगा और गार्बेज ही आउटपुट देगा। तो इसी तरीके से कहते हैं कि अगर क्वालिटी को हमने बनाना है, क्वालिटी को हमने समझना है, तो क्वालिटी को एंड टू एंड लेकर चलना होगा। यानी कि स्टार्ट ऑफ द पॉइंट से, चाहे आप बिजनेस में हो, आप प्रोफेशनल हो, आप कहीं जॉब करते हो, तो क्वालिटी को आपको हर एक स्टेप पर इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज है, वो फुल ऑफ क्वालिटी हो सकता है व्यूअर्स। सो मैं समझता हूँ व्यूअर्स, यहाँ तक आपको क्वालिटी के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई होगी कि क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। क्वालिटी की जो रेटिंग होती है, वो हमेशा कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हमने डिलीवर किया है कि नहीं, कस्टमर की नीड्स को हमने मीट किया है कि नहीं, कस्टमर की जो स्टेटेड नीड्स थी या जो इम्प्लाइड नीड्स थी, क्या उनको ध्यान रखा गया है, क्या इट इज़ फिट फॉर यूज, फिट फॉर फंक्शन, या फिट फॉर इंटेंडेड यूज है या नहीं है। इसको हम क्वालिटी से रेज कर सकते हैं, और क्वालिटी हर चीज में एप्लीकेबल
होती है। आइए व्यूअर कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं ताकि क्वालिटी आपको और समझ में आ जाए। देखिए जैसे इंफॉर्मेशन की क्वालिटी की बात करते हैं। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप उसकी क्वालिटी को कैसे रेट कर सकते हैं। आप देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन में क्या एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है, क्या उस इंफॉर्मेशन को आप कुछ यूज करने के लिए आपके लिए वो काम की इंफॉर्मेशन है, क्या वो कितनी प्रिसाइज है, कितनी एक्यूरेट है, कितनी सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन कोई र्यूमर्स तो नहीं है, उसकी उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर कोई राइट्स हुए हैं और किसी न्यूज चैनल ने उसको तुरंत ही यू नो एक्चुअल रूप में उसको शूट करके और उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया है, तो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, कितनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ये हो सकती है मैनेजमेंट के लिए, ताकि उन्हें तुरंत पता चले और उस पर एक्शन लिया जा सके। ये एक मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। किसी भी इंफॉर्मेशन में आपके लिए क्या एक्शनेबल पॉइंट्स है, क्या कितनी वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, कितनी प्रिसाइज है, कितनी उसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या वो टाइम से हमें मिली है कि नहीं मिली है। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी को समझना बड़ा आसान है। जैसे कि प्रोडक्ट की हम परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट कितना सेफ है। देखिए जहां पर प्रोडक्ट की बात आ रही है तो हम हमारी लाइफ जुड़ी हुई है चीजों से। तो हम ये देखते हैं कि जो हम घर में कोई प्रोडक्ट अगर लेकर आ रहे हैं तो क्या वो हैजार्डस प्रोडक्ट तो नहीं है, क्या उसमें उस प्रोडक्ट में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है कि नहीं है, वो प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, कितना रीयूजेबल है, कितना फॉल्ट टॉलरेंस है, उसकी मेंटेनेबिलिटी क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। ये सारी चीजों से आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत इजीली रेट कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम सर्विस क्वालिटी की बात करें तो सर्विस क्वालिटी देखिए, अगर आपने कोई सर्विसेज अवेल की हुई है, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस खरीदा हुआ है या कोई और सर्विस अवेलेबल की हुई है, जैसे आपने मोटर का इंश्योरेंस किया हुआ है या खुद का इंश्योरेंस किया है, लाइफ इंश्योरेंस किया है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस किया है, गाड़ी का इंश्योरेंस किया हुआ है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो इंश्योरेंस की सर्विसेबिलिटी क्या है, क्या आपको एक फोन कॉल पे आपको सर्विस मिल जाती है, या आपको सर्विस सेंटर जाना होता है, या आपको कहीं और रिपोर्ट करना होता है। तो किस तरीके से एसेसिबिलिटी है सर्विस की, उससे आप उसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। क्या कितनी पर्सनलाइज्ड है आपको सर्विस। देखिए आजकल आपने बहुत चीजें देखी होंगी कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी है तो आपको डोर स्टेप सर्विस मिलती है, यानी कि आपको सर्विस सेंटर तक भी नहीं जाना होता है। सर्विस सेंटर में आप कॉल करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे और वहां से आपको सर्विस आपके घर पर दी जाएगी। आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है, प्रोडक्ट को दोबारा सर्विस सेंटर नहीं ले जाना है। इस तरह की तो ये इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन, यानी कि आप है कस्टमर से पर्सनलाइज जुड़े हुए हैं, आपकी सर्विस पर्सनलाइज सर्विस है, राइट। आप कस्टमर को नहीं बुला रहे हैं बल्कि आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, आप उसको पर्सनलाइज्ड सर्विस दे रहे हैं, इसको कहते हैं और देखिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और लोग आजकल आज अगर आप आज के समय में देखेंगे तो ज्यादातर कंपनीज ने जो है पर्सनलाइज सर्विस शुरू कर दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि सर्विसेज की क्वालिटी अगर इम्प्रूव करनी है तो पर्सनलाइज सर्विस देनी होगी। इसी तरीके से बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, कि सर्विस आपकी अवेलेबिलिटी है। देखिए आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीदते हैं तो डेफिनेटली आप देखते हैं कि क्या उस प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर आपके यहाँ पर है, क्या पर्सनलाइज सर्विस वो देते हैं, कितनी दूर आपके सर्विस सेंटर्स है। सो इन सब चीजों का आप किसी भी सामान को या सर्विसेज को खरीदते वक्त ध्यान रखते हैं कि उसका सेटलमेंट कैसे होगा, राइट। कोई इंश्योरेंस है तो अगर आपने क्लेम किया है तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। इस तरीके की चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो सर्विस की क्वालिटी का इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स आईटी की भी क्वालिटी होती है। देखिए जब आप लेट्स से कि आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है और आप अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पर होस्ट करते हैं, वहां पर आपको क्या सर्विस लेवल मिल रहा है, आपकी स्टेबिलिटी के सर्वर की स्टेबिलिटी क्या है, क्या सर्वर बार बार डाउन तो नहीं हो जाता, क्या आपकी वेबसाइट डाउन तो नहीं हो जाती, क्या आपकी सर्विस आपकी जो वेबसाइट है वो अप एंड रनिंग रहती है, क्या उस पर जो ट्रैफिक आता है क्या वो ट्रांजेक्शन को बहुत ही इजीली प्रोसेस कर पाते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग वो दे पाता है कि नहीं। इस तरीके से आप आईटी की क्वालिटी को देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम की क्या क्वालिटी है, एप्लीकेशन को आप रेट कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन कितना स्मूथ है, कितना फास्ट है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पर आपको, मुझे याद आ रहा है गूगल का एग्जांपल कि अभी मैं कोई चीज़ रीड कर रहा था, कोई आर्टिकल, और उसमें गूगल ने शायद ये कहा था कि शायद सूर्य छुप सकता है लेकिन गूगल
का जो है डाउन नहीं हो सकता। गूगल का जो सर्च इंजन है वो कहते हैं कि हम हमेशा ही अप एंड लाइव रहेंगे, क्योंकि गूगल ने ऐसे अरेंजमेंट तैयार कर दिए हैं। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि संसार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी गूगल रहेगा, लेकिन गूगल का ये कहना है कि सूर्य छिप सकता है, यानी कि रात जरूर होती है, दिन होता है, फिर रात होती है, और लेकिन हमारा जो सर्वर है, यानी कि जो हमारा जो सर्च इंजन है, वो हमेशा ही चलता रहेगा। आप दिन रात यूज किए, हमेशा ही वो कभी डाउन, सर्विसेज डाउन नहीं होने देंगे। ये उनका कमिटमेंट है आईटी क्वालिटी को लेकर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए उन्होंने, क्योंकि गूगल ने बहुत सारे सर्वर अलग अलग जगहों पर सेटअप कर दिए हैं, अगर एक सर्वर या उनका डेटा सेंटर एक डाउन हो जाता है तो दूसरा सर्वर या डेटा सेंटर उसकी अवेलेबिलिटी को बनाए रखेगा। इसे कहते हैं देखिए आईटी की क्वालिटी। सो क्वालिटी को किसी भी पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि जब आपकी प्रोडक्ट सर्विस या जो भी एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं, अगर वो फुल ऑफ क्वालिटी है तो डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट देगी। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, और क्या बेनिफिट होंगे हम उसे आने वाले समय में समझेंगे। आज का हमारा फोकस है क्वालिटी को समझना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, क्वालिटी क्या होती है उसे समझना। आइए व्यूअर्स थोड़ा सा आगे चलते हैं। आशा करता हूँ व्यूअर्स आपको मजा आ रहा होगा, और बने रहे मेरे साथ। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी डिस्कशन हमारा यहाँ पर इस लेक्चर में हो रहा है। और आइए बात करते हैं क्वालिटी गुरुज की। देखिए हर एक फील्ड में गुरुज होते हैं। तो ये तो अभी तक जितनी भी हमने क्वालिटी की बात की, ये एक जनरल टर्म की बात हम कर रहे थे कि जनरल जो है इन जनरल क्वालिटी को कैसे समझते हैं, क्या समझा जाता है क्वालिटी से रिलेटेड। लेकिन क्वालिटी के गुरुज ने, जो क्वालिटी के एक्सपर्ट्स रहे हैं, और टाइम टू टाइम जो एक्सपर्ट्स आए हैं, उन्होंने क्वालिटी को कैसे डिफाइन करने की कोशिश करी है अपने अपने तरीके से। बट मैं फिर आपको बता दूं कि क्वालिटी की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं या आप कहीं पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से क्वालिटी गुरुज हुए हैं और उन्होंने क्वालिटी को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। आइए हम कुछ क्वालिटी गुरुज के बारे में और उनके द्वारा दी गई क्वालिटी की डेफिनेशंस की यहाँ बात करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में हर एक हम क्वालिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम क्वालिटी को समझने के पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी के गुरु फिलिप क्रॉस्बी। बहुत ही फेमस क्वालिटी गुरु हैं, और उन्होंने देखिए एक स्टेटमेंट में, एक सिंगल स्टेटमेंट में क्वालिटी को डिफाइन किया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया है। क्या कहते हैं फिलिप क्रॉस्बी? फिलिप क्रॉस्बी कहते हैं क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। कन्फर्मेशन टू रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? देखिए पहले समझिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट मार्केट से आती है, और मार्केट कौन है? मार्केट कस्टमर है, क्लाइंट है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है। देखिए बी टू बी भी हो सकता है, बी टू सी भी हो सकता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी आप डील कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है आप बिजनेस टू कस्टमर डील कर रहे हैं, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो आप डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहे हैं। सो जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा ही कस्टमर से, क्लाइंट से आती है, ग्राहक से आती है। और क्वालिटी को क्या कह रहे हैं ये, कि जो रिक्वायरमेंट कस्टमर्स की है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, जो एक्सपीरियंस आप डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कंफर्म करता है कि जो आप कस्टमर मांग रहा है वो आप उसे देने में सफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। यही क्वालिटी है। यही फिलिप क्रॉस्बी ने कहा है, एक स्टेटमेंट में बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ही फेमस गुरु हैं डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग क्वालिटी में, और इन्होंने क्वालिटी को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्या कहा है इन्होंने और समझते हैं इसे। क्वालिटी इज अ प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट लो कॉस्ट एंड suited टू द मार्केट। देखिए इन्होंने यही कहा है कि मार्केट में जो डिमांड है, और से हमने समझ लिया कि मार्केट क्या होती है। मार्केट में जो डिमांड है, उन्होंने कहा है कि एक तो आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है लो कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि बहुत ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट में जो यूनिफॉर्मिटी है, डिपेंडेबिलिटी है, तो आप बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट उसे कर दें। हाई, हालांकि मार्केट में डिफरेंशिएशन होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने ये क्वालिटी की एक डेफिनेशन दी हुई है कि आप उसको अंडर बजट भी अवेलेबल करा पाएँ। एक मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात हो रही है बेसिकली। लो कॉस्ट मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस आप रखे उस चीज का। और दूसरी चीज है, ये तो हो गई मार्केट, कि जो मार्केट में डिमांड है वो एक रीजनेबल प्राइस में, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल हो, विद
विद क्या, क्वालिटी ऑफ अ प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हैं तो वो हर बार सेम होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं एग्जांपल फिर सेल फोन पे जाते हैं तो जैसे आईफोन की अगर हम बात करते हैं या सैमसंग की बात करते हैं या किसी और ब्रांडेड की बात करते हैं, तो अगर आप एक मॉडल को बार बार खरीदेंगे तो उसमें सेम फीचर्स मिलेंगी, उसमें सेम आपको प्रोसेसिंग मिलेगी और उसकी सेम यूनिफॉर्मिटी होगी। यानी कहने का मतलब है कि हर एक प्रोडक्ट जो सेम है, यानी वही प्रोडक्ट है। अगर फोर्ड कार बना रहा है, फोर्ड फिगो है, तो फिगो सारी फिगो एक ही कॉन्फ़िगरेशन की होंगी, एक ही यूनिफॉर्मिटी होगी, उनमें आपस में डिफरेंसेस नहीं होंगे। यही है यूनिफॉर्मिटी। वो कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 1 लाख के 1 लाख प्रोडक्ट सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम क्वालिटी, सब चीज सेम होना चाहिए। और आपका प्रोडक्ट या सर्विस डिपेंडेबल होना चाहिए, यानी कि कस्टमर को उसके ऊपर इतना विश्वास हो कि कस्टमर उसके ऊपर डिपेंड करे। तभी वो आप तभी कह सकते हैं कि आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से एडवर्ड डेमिंग ने क्वालिटी को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है मार्केट के सुटेबल आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज कॉम्पिटिटिव, लो प्राइस का मतलब यहाँ लो कॉस्ट का मतलब है कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट सर्विस कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, यूनिफॉर्मिटी और डिपेंडेबिलिटी के साथ अवेलेबल होना ही फुल ऑफ क्वालिटी है। आइए बात करते हैं डॉक्टर जुरान के बारे में। डॉक्टर जुरान ने भी एक स्टेटमेंट में बहुत सिंपली बड़े प्यार से इसे समझाया है, क्वालिटी को डिफाइन किया है। क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज पर्पज। यानी कि क्वालिटी कब कहेंगे कि किसी चीज में क्वालिटी है या वो फुल ऑफ क्वालिटी है, जब फिटनेस फॉर यूज, यानी कि जिस काम के लिए, जिस यूज के लिए। और यहाँ पर देखिए उन्होंने पर्पज को भी ऐड किया है। एक तो जैसे कि देखिए यूज है स्टेटेड नीड्स, यानी कि जो जो जरूरत आपको दिखाई दे रही है, जो आप समझ पा रहे हैं कि ये मेरी इस चीज की जरूरत है, लेकिन उस जरूरत के पीछे आपका पर्पज कुछ और हो सकता है। जैसे कि माना कि आप एक सेल फोन यूज कर रहे हैं, आपने सेल फोन का कॉन्फ़िगरेशन ये सारी चीजें तो चीजें बता दी हैं, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि देखिए आप सेल फोन का यूज, आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो हमारी तरह। तो अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपका सेल फोन की क्वालिटी या सेल फोन का कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका पर्पज आपका क्या है? आपका पर्पज है कि जब उस चीज को आप यूज करेंगे, उस सर्विसेज को, उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो जो भी चीज आप आगे डिलीवर कर रहे हैं वो फुल ऑफ क्वालिटी हो, ये पर्पज उसमें आ जाता है। तो ये कहते हैं कि फिटनेस फॉर यूज होनी चाहिए, और जिस पर्पज के लिए वो लिया जा रहा है वो पर्पज उससे सॉल्व होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो हाई डेफिनेशन वीडियो बने, तो मेरा जो ऑब्वियसली जो मैं प्रोडक्ट या सर्विस खरीदूंगा वो उस पर फिट होना चाहिए, फिट फॉर यूज होना चाहिए, फिट फॉर पर्पज होना चाहिए। यही कह रहे हैं मिस्टर डॉक्टर जुरान यहाँ पर, कि क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज फॉर पर्पज। ओके, आइए बात करते हैं आरजे मोर्टी बॉयज के बारे में। इन्होंने क्या कहा है क्वालिटी को? इन्होंने डिफाइन किया है क्वालिटी को, क्वालिटी इज अ सिनोनिमस विद कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए इस बारे में हम बात कर चुके हैं। इन्होंने यही कहा है कि क्वालिटी बिल्कुल समानांतर है कस्टमर नीड्स के बारे में और उसके एक्सपेक्टेशन, कि कस्टमर की क्या नीड्स है और क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप उनको डिलीवर कर रहे हो तो आप फुल ऑफ क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो। इसके बाद माइक रॉबिन्सन ने कहा है क्वालिटी इज मीटिंग द स्टेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर नाउ एंड इन द फ्यूचर। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, जो हमने 5G का एग्जांपल लिया था वही बात इन्होंने यहीं पर कही है, कि कस्टमर क्वालिटी का मतलब है कि कस्टमर की स्टेटेड नीड, यानी जो कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, जो नीड। देखिए कस्टमर भी उतना ही बता पाएगा जितना उसका एक्सपीरियंस है, राइट? वो फीचर को हो सकता है ना देख पा रहा हो, लेकिन चूंकि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक आप मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो आप और फीचर को और ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, ज्यादा बेहतर रिसर्च कर पाते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो उन्होंने कहा है माइक रॉबिन्सन ने कि क्वालिटी इज मीटिंग द स्टेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर नाउ एंड इन द फ्यूचर। सो इन द फ्यूचर का मतलब है कि जो कस्टमर मांग रहा है वो तो आपको देना ही है, वो आपको देना ही चाहिए, तभी क्वालिटी आएगी। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा दे पाए, यानी कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी अगर आप समझ पाए, जैसे मैंने सेल फोन का एग्जांपल दिया था कि कंपनीज ने 5G फोन पहले ही लॉन्च कर दिए थे, जबकि इंडिया में 5G आया भी नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये कस्टमर की फ्यूचर नीड है, आने वाले समय में 5G आएगा, तो ऐसा नहीं कि हमारे फोन एब्सोल्यूट हो जाएंगे। तो ये होती है क्वालिटी।
सॉरी व्यूअर्स, आगे चलते हैं। आर्मंड ने क्या कहा है? आर्मंड ने कहा है कि क्वालिटी इज द टोटल कंपोजिट प्रोडक्ट एंड सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस थ्रू विच द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन यूज विल मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। देखिए, इन्होंने पूरी साइकिल को इंक्लूड कर दिया है, और टीक्यूएम में इसी चीज की बात होती है जो आर्मंड यहाँ पर कह रहे हैं। आर्मंड कह रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो कैरेक्टरिस्ट हैं, उसके इनपुट से लेकर कि उसकी इंजीनियरिंग कैसे हुई है, उसकी मार्केटिंग कैसे हुई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, उस प्रोडक्ट की सर्विस कैसे डिलीवर की जाएगी या सर्विसेज कैसे दी जाएंगी, इन सारी चीजों में जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, या उस प्रोडक्ट की जो भी लाइफ साइकिल है, वो प्रोडक्ट या सर्विस की जो भी लाइफ साइकिल है, उस थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल आपने क्वालिटी को ध्यान में रखा गया है या नहीं रखा गया है। अगर आपने ध्यान में रखा है तो ही आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, नहीं तो आप नहीं डिलीवर कर रहे हैं। किसी भी एक स्टेप पर अगर आपका फेलियर है, आप वहां पर एड्रेस इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस हैं, कोई बोटलनेक्स हैं, इसका मतलब वहां पर आपकी क्वालिटी डिलीवरी में प्रॉब्लम है। इसी तरीके से इन चीजों को आप अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, जॉब के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं व्यूअर। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको क्वालिटी गुरुज की डेफिनेशन से कुछ और क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम क्वालिटी को कैसे समझ सकते हैं और क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्रोडक्ट और द सर्विस, आई शुड से। ओके, देखिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो क्वालिटी गुरुज ने दिए हुए हैं। क्वालिटी इज फ्री, फिलिप क्रॉसबी, आई लव हिम बिकॉज इनके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। क्वालिटी इज फ्री इन्होंने कहा, डेफिनेशन तो हमने इनकी समझ ली है। ये कह रहे हैं कि क्वालिटी फ्री होती है, इट्स नॉट अ गिफ्ट। वो कह रहे हैं क्वालिटी फ्री है लेकिन ये गिफ्ट नहीं है, बट इट्स फ्री। और ये क्यों फ्री है, क्वालिटी क्यों गिफ्ट नहीं है, क्वालिटी क्यों फ्री है, इसको हम बहुत डिटेल में आने वाले सेशन में आपके पढ़ेंगे। The inequality thing are what cost money। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, जिसमें वेरिएंसेस हैं, जिसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, हाई एंड लोज हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ मनी बियर करनी पड़ेगी। इन्होंने एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का। व्यूअर्स, इसको हम आगे आने वाले समय में समझेंगे। अगर आपने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को समझ लिया तो आपको क्वालिटी की इंपॉर्टेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ओके व्यूअर्स, एडवर्ड डेविंग क्या कहते हैं? इफ यू कांट डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग एज अ प्रोसेस, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। डेफिनेटली व्यूअर्स, क्या कह रहे हैं एडवर्ड डेविंग यहाँ, कि जिस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप कोई चीज बना रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, अगर आप खुद ही नहीं जानते कि वो प्रोसेस क्या है या वो प्रोसेस को आप क्यों फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप जो है कुछ न कुछ सही नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ सही नहीं कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात एडवर्ड डेविंग ने कही है। तो उन्होंने कहा कि अपने प्रोसेस को आपको समझना है। आपने समझना है कि आप किस चीज के लिए ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपको इससे क्या बेनिफिट होगा। तभी आप किसी प्रोसेस को सही से फॉलो कर पाएंगे और तभी आप क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे। ओके, गॉडफ्रे ने क्या कहा है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट अ रिवोल्यूशनरी पेस इज नाउ बिकमिंग सिंपली गुड मैनेजमेंट। और देखिए व्यूअर्स, मैं क्यों कह रहा था कि क्वालिटी को हमें जो है समझना है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लीडरशिप, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि क्वालिटी इतनी ज्यादा रिवोल्यूशनराइज स्टेज में है कि हमें हर स्टेज पर क्वालिटी को एक गुड मैनेजमेंट की तरह लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि हमारे मैनेजमेंट है, हमारा जो लीडरशिप है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि हम क्वालिटी को हर एक स्टेप में इन्वॉल्व करें, तभी हम क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं। इसी का मैंने कहा है, क्वालिटी कंट्रोल इज एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज, इनफैक्ट इट मस्ट बी अप्लाइड टू एवरी एंटरप्राइज। और इन्होंने बहुत ही सीधे सीधे कह दिया है कि क्वालिटी जो है अप्लीकेबल होनी चाहिए, हर किसी पर अप्लीकेबल होनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर ऑल द एंटरप्राइज जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करते हैं, जरूर एप्लीकेबल होना चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। इसी काबा को हम सभी जानते हैं, इसी काबा का क्या कंट्रीब्यूशन है क्वालिटी में,
वो अविस्मरणीय है व्यूअर्स। और इन्होंने जो है फिशबोन डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम जिसे कहते हैं वो दिया गया था, और जो कि बहुत ही रूट कॉज एनालिसिस के लिए बहुत ही प्यारा टूल है, और हम इसे अवश्य ही कवर करेंगे आने वाले समय में व्यूअर्स। तो अभी आज के लिए हम जो है क्वालिटी को समझने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है इस लेक्चर में। ओके, बात करते हैं। as is the case in every we do, unknown or chance causes exert their influence। सेवर्ट ने कहा है, as is the case in everything we do, unknown or chance causes exert their influence। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब यही चीज ये कह रहे हैं जो एडवर्ड डेविंग ने कहा है कि जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं अगर आप जानते ही नहीं तो आप क्या क्वालिटी डिलीवर करोगे। इसी तरीके से सेवर्ट ने इसको दूसरे शब्दों में कहा है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें जो अननोन है, जो हमें पता नहीं है, या जो कुछ चांसेस से हो जाता है, क्योंकि वहां पे चांसेस ऑफ फेलियर है, वही आपको प्रॉब्लम करेगा, वही एग्जर्ट देयर इन्फ्लुएंस, वो ही उसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपको ये समझना जरूरी है, अपने प्रोसेस को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करनी जरूरी है। तो आशा करता हूँ व्यूअर्स कि आपको समझ आ गया होगा कि इन जनरल हम क्वालिटी को कैसे समझते हैं, स्पेसिफिकली क्वालिटी गुरुज ने क्वालिटी को कैसे समझाने की कोशिश करी है, डिफाइन करने की कोशिश करी है। आगे चलते हैं व्यूअर्स, थोड़ा सा बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में और कंट्रीब्यूशन इनटू क्वालिटी डोमेन्स की क्वालिटी गुरुज का क्या कंट्रीब्यूशन है क्वालिटी में। देखिए यहाँ पर हम टॉप 10 क्वालिटी गुरुज की बात करेंगे, यानी कि जो ज्यादा फेमस है। यहाँ पर 1 2 3 4 से कोई मतलब नहीं है, इनको ऐसे ही नंबरिंग दे दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वॉल्टर सेवर्ट की। वॉल्टर सेवर्ट ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसको बाद में एडवर्ड डेविंग ने पूरा एक मॉडल का रूप दिया, और जिसको बाद में हमने जाना है प्लान डू चेक एक्ट, यानी कि पीडीसीए मॉडल पे। लेकिन जब ये वॉल्टर स्टीवर्ट ने ये एनालिसिस दी थी तब इन्होंने इसका नाम दिया था प्लान डू स्टडी एक्ट। प्लान डू स्टडी एक्ट, स्टडी को बाद में एडवर्ड डेविंग ने चेंज कर दिया है चेक में। यानी हालांकि इसकी जो स्टडी ये दी थी सबसे पहले ऑल्टर सेवन ने दी थी, लेकिन जब हम पीडीसीए की बात करते हैं, प्लान डू चेक एक्ट मॉडल की बात करते हैं, तो इसको एडवर्ड डेविंग के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसको नाम दिया था पीडीसीए। तो इन्होंने अपनी फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट में 14 पॉइंट्स बताए हुए हैं, और 7 डेडली डिजीज ऑफ मैनेजमेंट बताई है कि देखिए मैनेजमेंट के लिए 7 डेडली डिजीज क्या होती हैं, ये एडवर्ड डेविंग ने दिया है। और 14 पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। क्या है वो 14 पॉइंट्स, क्या है वो डेडली डिजीज, उसको हम आने वाले समय में कवर करेंगे। और इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, ही एडवांस द स्टेट ऑफ क्वालिटी originally based on the work done by Seward with his explanation of variation, use of control charts, and his theories on knowledge, psychology and variation। देखिए इन्होंने सेवर्ड की जो स्टडी थी उसको आगे बढ़ाया है। इन्होंने कंट्रोल चार्ट का कॉन्सेप्ट दिया। देखिए कंट्रोल चार्ट में हमारी अपर लिमिट, लोअर लिमिट होती है, उसको भी हम समझेंगे कि कंट्रोल चार्ट क्या होता है जब हम 7 क्वालिटी टूल्स को पढ़ेंगे। तो एडवर्ड डेविंग का कंट्रीब्यूशन भी क्वालिटी में बहुत ही वास्ट कंट्रीब्यूशन है। ओके, देखिए क्या कहा है इन्होंने, डेमिंग जनरली हेल्प टू फोकस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑन मैनेजमेंट एंड पॉपुलराइज द पीडीसीए साइकिल। इन्होंने बहुत पॉपुलराइज किया पीडीसीए को। और आज के समय में कहूंगा कि जितने भी साइक्लिक यानी कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, चाहे हम किसी भी मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो रिवॉल्व करता है, सारे के सारे प्रोसेसेस, सारे के सारे प्लान, सारे के सारे मॉडल्स जो हैं वो पीडीसीए के हिसाब से ही बनाए गए हैं। तो मैं कहूंगा कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है अविस्मरणीय कंट्रीब्यूशन है एडवर्ड डेविंग का। और इसे हम डेमिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं, व्यूवर्स याद रखिएगा, डेमिंग साइकिल या पीडीसीए मॉडल इसे कहते हैं। आइए बात करते हैं जुरान के बारे में। डॉक्टर जोसेफ एम जुरान बहुत ही फेमस क्वालिटी गुरु हैं जुरान। और इन्होंने जो है क्वालिटी ट्रायोलॉजी दी थी। इन्होंने कहा था कि क्वालिटी को प्लान करना है, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है और क्वालिटी को कंट्रोल करना है। 3 स्टेप्स इन्होंने क्वालिटी में बताए कि सबसे पहले क्वालिटी को प्लान करना है। तो कैसे मतलब है, क्या मतलब है क्वालिटी को प्लान करने का, कि क्वालिटी को जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस की बात कर रहे हैं तो हमें उसे प्लान करना है कि ये सर्विस और क्वालिटी, ये सर्विस कैसे दी जाएगी या ये प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा, इसको पूरा स्टार्ट टू एंड में प्लान होना चाहिए। यानी कि जब आप प्लान करेंगे तभी आप कोई अच्छी चीज डिलीवर कर पाएंगे, फुल ऑफ क्वालिटी चीज
डिलीवर कर पाएंगे। इन्होंने क्वालिटी अश्योरेंस पॉलिसी स्टेटमेंट और प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, इसलिए जुरान भी बहुत फेमस क्वालिटी गुरु हैं। हम सभी के कंट्रीब्यूशन को आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आज हम शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अर्मंड की। अर्मंड ने बात की है डेवलप द आइडिया ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल बेस्ड ऑन 3 स्टेप्स, क्वालिटी कंसिस्टिंग of quality leadership, modern quality technology एंड दी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू क्वालिटी। देखिए इन्होंने टीक्यूएम का कॉन्सेप्ट दिया, और टीक्यूएम के कॉन्सेप्ट को कैसे इन्होंने कहा कि जो टीक्यूएम का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि क्वालिटी को टोटली मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। टोटली मैनेजमेंट का मतलब है एंटायर द साइकिल टुवर्ड्स द एंड the entire cycle of a product or a service, right? So प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल या सर्विस की लाइफ साइकिल में हर एक स्टेप पे क्वालिटी को कंट्रोल किया जाना चाहिए। इसी इसी का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और इन्होंने क्या कहा है कि क्वालिटी लीडरशिप होनी चाहिए, यानी कि लीडरशिप ही क्वालिटी को मोटिवेट करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए लीडरशिप के द्वारा। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, बिजनेस में है, अगर आपके लीडरशिप का पर्सपेक्टिव होगा कि नहीं हमें क्वालिटी पर फोकस करना है, तभी टीक्यूएम हो सकता है। उन्होंने कहा है कि टीक्यूएम के लिए आपको टेक्नोलॉजी भी यूज करनी होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी। आपको ट्रेडिशनल वेज हो सकता है कि छोड़ने पड़े, या उन्हें बदलना पड़े, या उन्हें इंप्रूव करना पड़े। और ये तीसरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने टीक्यूएम के लिए कही है, वो कही है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू क्वालिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा आपका होना चाहिए कि जो क्वालिटी पर फोकस्ड हो, जो क्वालिटी को समझे, क्वालिटी के लिए कमिटेड हो, तभी आप टीक्यूएम ड्राइव कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इशिकावा। इशिकावा को हम सभी जानते हैं, जैसे कि हम मैंने कहा कि उन्होंने जो है इशिकावा डेवलप्ड दी इशिकावा डायग्राम। इन्होंने एक इशिकावा डायग्राम डेवलप किया था, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, या इसको हम फिशबोन डायग्राम, क्योंकि ये जो आप डायग्राम यहाँ देख रहे हैं पीडीसी के बगल में राइट साइड चार्ट में जो आप देख रहे हैं, ये फिश की तरह दिखता है ये चार्ट, इसीलिए इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि फिश की जो हड्डियां होती है उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। और ये जो टूल है 7 क्वालिटी टूल्स का एक टूल है, और बहुत ही बढ़िया टूल है रूट कॉज एनालिसिस के लिए। ये टूल काम आता है हमारा, कि अगर कोई इफेक्ट हमें किसी चीज में देखने के लिए मिल रहा है, अपनी सर्विसेज में या प्रोडक्ट में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसके क्या कॉजेज हैं, अगर हम उसे एनालाइज करना है, तो फिश बोन डायग्राम से बेहतर कोई जो है आरसी टूल इसमें नहीं है इस संदर्भ में। तो इसी कावा का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है, और हम इन टूल्स को भी आगे आने वाले समय में समझेंगे कैसे इन्हें यूज करते हैं। आइए व्यूवर्स कुछ और क्वालिटी गुरुज को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है तागुची है। तागुची ने बात की थी तागुची मेथोडोलॉजी की, और इन्होंने कहा है कि क्वालिटी को डिजाइन पे इन्होंने बहुत एम्फेसिस किया, कि क्वालिटी को कंट्रोल करने की बजाय सबसे पहले इसको डिजाइन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत से ही हमें ये लेके चलना है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर करनी है। आप उसके डिजाइन में ही उस चीज को डाल दी, यानी कि जब आपका इनपुट, जैसे हमने गीगो की बात की थी, अगर इनपुट ही गलत हो जाएगा तो आपका आउटपुट कैसे सही हो सकता है। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो हमें गार्बेज इन नहीं करना है, वही उस गार्बेज को, यानी कि जो हमारे इनपुट्स हैं किसी भी प्रोसेस में, उस इनपुट से ही लेके उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, इनपुट्स कैसे हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस क्वालिटी के हैं, उनकी प्रोसेसिंग किस क्वालिटी से होगी, प्रोसेसिंग की क्या क्वालिटी होगी, और डेफिनेटली अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है तो आउटपुट भी फुल ऑफ क्वालिटी होगा। उन्होंने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को या कंट्रोल करने की अपेक्षा हमें जो है क्या कह रहे हैं कि वी विच फोकस्ड ऑन मेकिंग द डिजाइन लेस सेंसिटिव टू वेरिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं ताकुची भी, ये कह रहे हैं कि हमारा जो डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि जब हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक प्रोडक्ट जो हमने बनाया है दूसरा भी वैसा ही होना चाहिए, तीसरा भी वैसा ही होना चाहिए, चौथा भी वैसा ही होना चाहिए। यानी कि अगर वेरिएशन होगा आपका, इसका मतलब आपके प्रोसेस के डिजाइन में प्रॉब्लम है, आपका प्रोसेस का डिजाइन ठीक नहीं है, आप उसे यूनिफॉर्म करना होगा, स्टेप्स को स्टैंडर्डाइज करना होगा। वो कह रहे हैं कि कंट्रोल की अपेक्षा हमें उसे वेरिएशन को पहले ही कंट्रोल करना है डिजाइन फेज पे। तो द आइडिया ऑफ डिजाइनिंग इन क्वालिटी has become an important
टेनेंट ऑफ सिक्स सिग्मा टुडे। सिक्स सिग्मा में देखिए बात होती है डिफेक्ट डेमो बात करते हैं, डीपीएमओ की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, सिक्स सिग्मा में ये एक मेजरमेंट टर्म है। जब हम क्वालिटी में सिक्स सिग्मा की बात करेंगे या फिर और क्वालिटी मैथडोलॉजीज की बात करेंगे, जहाँ पर हम लीन को कवर करेंगे या फिर सिक्स सिग्मा को कवर करेंगे। सिक्स सिग्मा में दो डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज होती है। वहाँ पर डेफिनेटली जो है डीपीएम जो है डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज एक बहुत बड़ा जो है मेजरिंग मेजरिंग फॉर्मूला है जो सिक्स सिग्मा को ड्राइव करता है। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ से इन्होंने जो है, जो तागुची ने ये जो चीज दी है, ये जो है सिक्स सिग्मा में डिजाइनिंग इन क्वालिटी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। ओके व्यूअर्स, देन बात करते हैं साइनो की। साइनो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था पोका यूके, जिसको जो है मिस्टेक्स प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है। और छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और किस तरीके से वो क्वालिटी में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ये बहुत अच्छा पोका यूके में हम पढ़ते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे इसको आने वाले में। और लीन मेथोडोलॉजी में जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी मेथोडोलॉजीज की, यानी कि लीन की और सिक्स सिग्मा की, तो लीन मेथोडोलॉजीज में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जस्ट इन टाइम का। जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है व्यूअर्स, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। और वो ये बताता है कि किस तरीके से हम जस्ट इन टाइम को इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बिल्ड करके बहुत सारी चीजों को फुल ऑफ क्वालिटी बना सकते हैं और वेस्टेज को एलिमिनेट किया जा सकता है। फिलिप बी क्रॉस्बी के बारे में हमने भी बात की थी और मैंने कहा था कि इन्होंने बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। आप इन फिलिप बी क्रॉस्बी कहते हैं वाज द क्वालिटी गुरु दैट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। एंड बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। टू एक्सप्लेन हाउ क्वालिटी इज फ्री, ही डिलीवर्ड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट pays for itself through the saving from the improvement। ये कहते हैं कि क्वालिटी को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्वालिटी आपको पे करती है, क्वालिटी के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। और कितनी अच्छी बात की है कि देखिए, जब आप क्वालिटी इंप्लीमेंट करते हैं तो इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब इम्प्रूवमेंट होता है तो आप सेविंग करते हैं, ना कि आपके खर्चे होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि क्वालिटी इज फ्री। और उन्होंने ये कहा है कि लेकिन अगर आप क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं, क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हैं, क्वालिटी को प्लान नहीं करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बाद में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी देनी होगी। जैसे कि बहुत प्रोडक्ट व्यूअर्स आपने देखे होंगे कि आप उनको खरीद तो लेते हैं लेकिन उनकी आफ्टर ऑफ सेल सर्विस नहीं है, उसका उनका उनकी रिपेयरिंग नहीं है, उनकी मेंटेनेबिलिटी नहीं है, और आपका अल्टीमेटली जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेस्ट बेकार हो जाता है। और अगर वो प्रोडक्ट वापस भी जाते हैं तो आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलता है, या फिर कंपनीज को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है इन प्रोडक्ट को, चूंकि ये बार बार खराब हो जाते हैं, ये सर्विसेज बार बार अवेल करनी होती है, तो कंपनी को इसका नुकसान होता है। इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। हम बहुत डिटेल में आगे में बात करेंगे इसकी कि क्या क्या हो सकती है ये। आगे बात करते हैं डॉक्टर एलिहाउ की। डॉक्टर एलिहाउ ने एक थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये कॉन्सेप्ट व्यूअर्स बहुत ही सिमिलर है परेटो के परेटो प्रिंसिपल का, यानी कि जिसको हम कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब है कि हमारी 80% ऑफ आवर प्रॉब्लम इज ड्यू टू द 20% ऑफ द कॉजेज। यानी कि अगर हम उन 20, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी चीज के लिए, जो 80-20 प्रिंसिपल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो ये कहता है कि 80% ऑफ योर प्रॉब्लम इज ड्यू टू 20% ऑफ द कॉजेज। यानी कि अगर 20% उन कारणों पर अगर आप काम कर लें जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर हैं आपकी प्रॉब्लम के, तो आपकी 80% ऑफ द प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से एलिहाउ ने कहा है कि कुछ कॉजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉज तो 1% है लेकिन वो 99% इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो हमें उन कॉजेज को पहले फोकस करना है जिनका इम्पैक्ट ज्यादा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाए। ओके, इसके बाद आती है आपकी ताइची ओनो। ताइची ओनो ने एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बुडा का।
और इसका भी जो है जब हम सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, लीन की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर ज़रूर आएगा। और मूडा एक टर्म है, ये किस लैंग्वेज का है अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मूडा में इन्होंने 7 वेस्ट के बारे में बात कही है। ताइची उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हमारे ये प्रोडक्शन इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। ये कह रहे हैं कि 7 वेस्ट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो सकते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, जो है कि ओवर प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री है, डिफेक्ट्स है, प्रोसेसिंग है, मोशन है, ट्रांसपोर्ट है, हैंडलिंग एंड वेटिंग है। और किस तरीके से है, देखिए वो कह रहे हैं कि ओवर प्रोडक्शन है वो भी एक वेस्ट है, इन्वेंट्री में आपके सामान पड़ा हुआ है वो एक वेस्ट है, अगर आप डिफेक्टिव सामान बना रहे हैं, आप क्वालिटी मेजर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली डिफेक्ट आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, जैसे कि और क्वालिटी गुरुज ने कहा है। अगर वेरिएशन आ रहे हैं तो किसी प्रोडक्ट का वेरिएशन इतना ज्यादा होगा कि आप उसको मार्केट में सेल ही नहीं कर सकते, तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोसेसिंग में अगर आप प्रोसेसिंग के आपके स्टेप्स इतने ज़्यादा बने हुए हैं या कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं जो भी आपकी आपकी प्रोसेसिंग में भी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, मोशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग और वेटिंग में आपका जो टाइम जा रहा है, इन सारी चीज़ों को जो है सेवन वेस्ट कहा है। और उन्होंने बताया कि सेवन वेस्ट को किस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए, सेवन वेस्ट ये नहीं होने चाहिए। सो व्यूअर्स, होप कि आपको टॉप 10 क्वालिटी गुरुज के बारे में, या क्वालिटी गुरुज जो बड़े बड़े क्वालिटी गुरुज हैं जिन्होंने क्वालिटी को बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं, किसी ने कोई टूल दिया है, किसी ने कोई कॉन्सेप्ट दिया है, किसी ने कोई मॉडल दिया है, तो किस तरीके से क्वालिटी का इवोल्यूशन हुआ है, ये हमने समझा है कि क्वालिटी गुरुज कौन कौन है और क्वालिटी गुरुज के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, इन शॉर्ट्स में हमने आज समझा। आइए व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं क्वालिटी के डायमेंशंस, फीचर्स, फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी को हमने समझ लिया कि क्वालिटी क्या होती है। अब हम यहाँ थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि क्वालिटी के ये जो 8 डायमेंशंस हैं, परफॉर्मेंस, फीचर्स, रिलायबिलिटी, कंफर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, एस्थेटिक्स एंड परसीव्ड क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी के इन डायमेंशंस को, यानी कि जब आप किसी सर्विसेज को, प्रोडक्ट को या एक्सपीरियंस को रेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो आप इन 8 डायमेंशंस को देख सकते हैं। और इनकी रेटिंग के बेस पे आप कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस फुल ऑफ क्वालिटी है या नहीं है। पहली चीज होती है परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स। आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर की है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो रिक्वायरमेंट को डिलीवर कर रही है, फिट फॉर यूज है, फिट फॉर पर्पज है या नहीं, आप परफॉर्मेंस से ड्राइव कर सकते हैं। फीचर्स, क्या वो उसकी जो फीचर्स है वो कंफर्टेबल है, जैसे कि देखिए आपने देखा होगा कई बार कुछ सेलफोन ऐसे मार्केट में आए कि जिनको हाथ में पकड़ने में ही बड़ी दिक्कत होती है, यानी उनकी जो स्क्रीन की जो वृद्ध थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो हाथ में कंफर्टेबल, या हम उसको कान पर ज्यादा देर पकड़कर नहीं रह सकते। तो ऐसे फोन कुछ समय बाद एब्सोल्यूट हो गए, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं थी। कोशिश की उन्होंने कि उसको आप बिगर स्क्रीन दे पाए, लेकिन वो बाकी सारी चीजों में, यानी कि वो पॉकेट में नहीं आते थे, पॉकेट से गिरने के उनके चांसेस थे, वो हैवी थे, इस तरीके की चीजें। देखिए वो चीजें मार्केट में एक्सपीरियंस होती रहती हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है फीचर्स की। वो फीचर्स, जो फीचर्स आपने एक्सपेक्ट किए हैं, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, देखिए कस्टमर को बिगर व्यू यानी बड़ी स्क्रीन चाहिए, लेकिन वो अनकंफर्टेबल हो गया उसको हैंड में होल्ड करने के लिए, अनकंफर्टेबल हो गया उसको पॉकेट में कैरी करने के लिए, वो उसको अनकंफर्टेबल हो गया है उसको कान पर लगाकर यूज करने के लिए, उसको पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से वो चीजें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर नहीं कर रही, यानी कि उन्होंने एक रिक्वायरमेंट तो डिलीवर कर दी कि स्क्रीन को बड़ा कर दिया, लेकिन बाकी चीजें आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो गई। तो यहाँ पर ये तो आप उसे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, और इसी कारण से बहुत सारे सेल फोन्स इसलिए मार्केट से बहुत जल्दी गायब हो गए, वो चल नहीं पाए, क्योंकि वो फीचर्स के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर, एक रिक्वायरमेंट को ध्यान रखा बाकी चीजों को भूल गए, इसीलिए वो फीचर्स के उस पे फेल हो गया और मार्केट से वो एब्सोल्यूट हो गए। इसी तरीके से बात कर सकते हैं रिलायबिलिटी की। देखिए आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है कितनी रिलायबल है। रिलायबल का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ओवर टाइम। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं फोन का ही, कि आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो जिसकी बैटरी जो है इतने एमएएच की हो, खाली एमएएच कहने से नहीं, वो एक्चुअल में जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करें तो आपका फोन जो है 2 या 3 दिन तक विदाउट चार्जिंग के चल जाए। और अगर आप ऐसा कोई फ़ोन ले लेते हैं
और आप देखते हैं कि शुरू में 3 महीने तो वो फ़ोन से ठीक चलता है, लेकिन 3 महीने के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है बैटरी की वो डाउन हो जाती है। वो 2 दिन की जगह 1 दिन पर आ जाता है और फिर उसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने लग जाती है। तो यहाँ पर बात होगी कि वो प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है। अगर कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि इस फ़ोन की बैटरी इतने एमएच की है, सो उस एमएच के हिसाब से, यानी कि अगर कोई फ़ोन क्लेम कर रहा है कि 24 आवर्स की इसकी बैटरी है, तो वो 24 आवर्स की रहनी चाहिए ड्यूरिंग द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, कि 6 महीने के बाद ऐसा नहीं कि नहीं प्रोडक्ट 6 महीने यूज हो गया तो 6 महीने के बाद, अगर 1 साल की गारंटी है तो एटलीस्ट 1 साल की गारंटी में वो उस रिलायबिलिटी के साथ परफॉर्म करना चाहिए, तभी आप उसको फुल ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे। कन्फर्मेंस की बात करते हैं। देखिए कन्फर्मेंस को हमने समझ लिया है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को, जो कि स्टेटेड नीड्स हैं या इम्प्लाइड नीड्स हैं, अगर वो उसको कंफर्म कर रहा है, प्रोडक्ट के अंदर वो चीजें हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि फुल ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। ड्यूरेबिलिटी की हमने हमने समझा था ड्यूरेबिलिटी को कि यूजफुल लाइफ, कि उसकी कितनी लाइफ है, कितना ड्यूरेबल है प्रोडक्ट, कितने समय लॉन्ग लास्टिंग है। सर्विसेबिलिटी, उसकी सर्विसेबिलिटी कितनी है, कितनी एसेसिबिलिटी, सर्विस कितनी इजीली अवेलेबल है, सर्विस कितनी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, सर्विस की क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज को भी आप क्वालिटी से रिलेट कर सकते हैं। ये भी क्वालिटी का एक डायमेंशन है। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स में सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, लुक एंड फील हो सकता है, कलर हो सकता है, उसकी फिजिकल नॉन फिजिकल एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप कोई ऐप है तो ऐप को यूज करने का क्या एक्सपीरियंस है, कितना इजी टू यूज है, कितना फास्ट है, क्लिक जो उसका रिस्पॉन्स रेट क्या है ऐप का, उसकी उसकी ट्रांजेक्शन की कैपेबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देन परसीव क्वालिटी, देखिए किसी चीज को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आईफोन का, मैं आईफोन यूजर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे सर्वे करने के लिए बोलेगा कि आप रेट कीजिए आईफोन में, सैमसंग में या किसी और चीजों को, तो मैं आईफोन को नंबर 1 पर रेट करूंगा। क्यों? क्योंकि आईफोन के लिए मेरी ये परसीव्ड क्वालिटी है, क्योंकि मैंने आईफोन की पास्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में सुना है, आईफोन की स्टैंडर्ड्स के बारे में सुना है, आईफोन का मार्केट में क्या स्टैंडर्ड है, ये इसके बारे में मैंने सुना है, जानता हूँ। तो इसको हम परसीव्ड क्वालिटी कहते हैं, यानी कि आपने उसकी पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे अपना या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से, उसके फीडबैक से, कस्टमर के फीडबैक से, वॉइस ऑफ कस्टमर से, या आपको मार्केट से क्या सेंस उसका मिलता है, उसको परसीव्ड क्वालिटी कहते हैं। यानी कि किसी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी परसीव्ड क्वालिटी से भी आप उसके क्वालिटी, और ये भी एक क्वालिटी का एक डायमेंशन है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब आप कोई चीज़ को खरीद रहे थे तो आप वेरियस ओपिनियंस लेते हैं, आप आजकल ऑनलाइन वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पर आप फीडबैक्स को देखते हैं, ये एक तरह की परसीव क्वालिटी को जनरेट करता है। तो इस तरीके से आप क्वालिटी को जब रेट करना चाहते हैं, क्वालिटी को जब समझना चाहते हैं, तो इन पैरामीटर्स पर, इन डायमेंशंस पर, इन फीचर पर, इन फैक्टर्स पर हम क्वालिटी को समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ व्यूअर्स कि क्वालिटी को एंटायरिटी में समझने में आपको आज इस लेक्चर से ज़रूर मदद मिल रही होगी, और आप इसको जीवन के हर एक हिस्से में यूज़ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए कॉमन टर्म्स की बात करते हैं। जब हम, कई बार हम क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम एक्चुअल में बात क्वालिटी की ही कर रहे हैं। देखिए जैसे आपने टर्म सुना होगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देखिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब होता है कि जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस फाइनली बनकर डिलीवरी के लिए तैयार होती है, तो जब उसकी इंटरनल टेस्टिंग हो जाती है, इंटरनल क्वालिटी पास हो जाती है, उसके बाद उसको टारगेटेड यूजर ग्रुप्स को, या फिर एक्चुअल जो उसके एंड यूजर्स होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उन्हें वो प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने के लिए दी जाती है। उनके फीडबैक को लिया जाता है, समझा जाता है कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है, क्या वो पूरे उतरता है, वो प्रोडक्ट या सर्विस पूरा उतरती है उनकी एक्सपेक्टेशन पे, उनकी नीड्स पे। तो ये एक टर्म्स है। बेंचमार्किंग आपने सुना होगा। देखिए मार्केट में क्या ट्रेंड है, मार्केट किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, मार्केट में किस तरह की ब्रांडिंग है, किस तरह का स्टैंडर्ड है, किस तरह के द मैट्रिसेस यूज होते हैं, क्या बेंचमार्किंग है, इसको आप बेंचमार्किंग में सुनेंगे। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की बात हमने अभी की, फिट फॉर परपज की हमने बात की, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी एक चीज होती है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है, जैसे बार बार कंटिन्यूसली हम इंप्रूव करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की हमने बात की, सर्विस मैनेजमेंट, पोका योगे। देखिए ये टर्म्स यूज होते हैं जब हम क्वालिटी मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट और बहुत सारे टर्म्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। कहने का मतलब है कि क्वालिटी एक यूनिवर्सल
टर्म है व्यूअर्स, तो इसीलिए आपको इसमें बेहद और अनगिनत टर्म सुनने को मिलेंगे, क्योंकि क्वालिटी हर चीज से रिलेटेड होती है। जिस भी इंडस्ट्री के बारे में आप बात करेंगे, आईटी में आपको डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, मोटर इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, आपको आईटी में डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, डाटा में डेटा की क्वालिटी की बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, आईटी क्वालिटी की बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे। सो यहाँ पर बॉदर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं, जिस भी सेक्टर में आप हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, एटलीस्ट आपको उस फील्ड में क्वालिटी के क्या टर्म्स यूज होते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तभी आप क्वालिटी को बेहतर समझ पाएंगे उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से व्यूअर्स। देखिए, यहाँ बात करते हैं, जब हम क्वालिटी मैट्रिसेस की बात करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यूजर रेटिंग, फेलियर रेट, सर्विस क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, डिफेक्ट रेट आदि के बारे में बात करते हैं। जब हम 6 में मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं। जब हम डेटा की बात करते हैं तो वहाँ पर यूनिकनेस, डुप्लीकेशन, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, टाइमलाइन, करेंसी, कंफर्मिटी, वैलिडिटी, एग्जिस्टेंस, कॉम्पिटिशन, यानी कि देखिए हर जगह अलग टर्म्स यूज हो रहे हैं। तो मेरा कहने का आपको ये अर्थ है इस चीज को, टर्मिनोलॉजी को समझाने का, कि क्वालिटी एक बहुत ही वॉस्ट सब्जेक्ट है, हर चीज में अप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है आपको सारे टर्म्स पता हो, लेकिन जिस इंडस्ट्री, जिस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका बिजनेस है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, और क्वालिटी को उस बिजनेस में कैसे समझा जा सकता है या उस इंडस्ट्री में कैसे समझा जा सकता है। तो आप ज़्यादा बेहतर डील पर कर पाएंगे, क्वालिटी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे व्यूअर्स। ये हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए व्यूअर्स, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। हर एक जगह पर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ब्रांड की। देखिए, आपके मार्केट में लोकल चीज़ें भी एप्लीकेबल होती हैं, और उसी तरीके की सिमिलर दिखने वाली चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आप उसकी कॉस्ट डिफरेंस को देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं खाली ये नहीं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें महंगी होती हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनी हुई है इसलिए महंगी है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज थिंग है, वो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, इसकी वजह से वो चीज़ महंगे हैं। और देखिए, आप अगर कोई चीज़ को लोकल खरीदते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि एक आप क्रॉकरी का सेट खरीदने जाते हैं, तो जब आप एक लोकल चीज़ को देखेंगे तो आपको वहाँ पर वेरिएंस मिलेगा। एक कप कुछ और तरीके के डिज़ाइन में होगा, दूसरे में थोड़ा कुछ और चेंज हो जाएगा। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ों को आप पकड़ सकते हैं। लोकल क्रॉकरी में आपको ये देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप किसी स्टैंडर्ड चीज़ को देखेंगे तो आप एक ग्लास में और दूसरे ग्लास में कतई भी डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पर यूनिफ़ॉर्मिटी है। वहाँ पर स्टैंडर्ड यूज किया गया है। ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। चाहे उन्होंने 1000 यूनिट बनाई है, 1 यूनिट बनाई है, 1 लाख यूनिट बनाई है, 1 करोड़ यूनिट बनाई है, वो चूंकि सेम स्टैंडर्ड को, सेम प्रोसेस को फॉलो करके बनाई गई है, सो उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी, वेरिएंस नहीं मिलेगा। यहीं पर डीपीएमओ की बात आती है, यहीं पर सिक्स सिग्मा की बात आती है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, क्वालिटी का भी यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो देखिए, हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। सो क्वालिटी में भी एक स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, और ये स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, कहाँ से आते हैं ये स्टैंडर्ड, तो आप इसे समझ लीजिए। तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, यानी कि ASQ, एक सोसाइटी है, ऑफ कोर्स दी अमेरिका की सोसाइटी है। ये अमेरिका में बिल्ड हुई है सोसाइटी, एंड आई थिंक 1943 में, अभी हम हिस्ट्री में इसको जानेंगे। सो अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल इसका पूरा नाम है, यानी कि ASQC। ASQ है अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, ASQC हम जहाँ कहते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल ऐड हो गया इसमें, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ये जो संस्था है, ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को समय समय पर बनाती रहती है, मॉडिफाई करती रहती है, नए नए स्टैंडर्ड्स आते रहते हैं। सो आपको जानना चाहिए कि आप जिस किसी भी इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9000, 9001 है। और हो सकता है कि जैसे 9000 आया, उसके बाद 9001 आया, अब हो सकता है कि कोई और स्टैंडर्ड आ जाए। इसी तरीके से ऑडिटिंग में इन्होंने ISO 19011 है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के हैं, रिस्क मैनेजमेंट के हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं,
और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। सो यहाँ पर आपको व्यूअर्स ये समझना है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका बिज़नेस और आपका जो भी प्रोफ़ेशन है, अगर आप इस सर्टिफ़िकेशंस को ले लेते हैं और ऑब्वियसली आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होंगी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो कराते हैं। ऑब्वियसली जब स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड फ़ॉलो कराएँगे, राइट? उनके कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो आपको फ़ॉलो करने होंगे। बट डेफ़िनेटली अगर आप अपने बिज़नेस को इन स्टैंडर्ड से लिंक कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी ग्रोथ होगी, आपका नाम होगा और आप ज़्यादा यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ और फुल ऑफ क्वालिटी सर्विसेज़ डिलीवर कर पाएँगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। देखिए स्टैंडर्ड्स जो है हर चीज़ के सेंटर में है। क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हर चीज़ के सेंटर में है। जैसे लीडरशिप अगर आप कर रहे हैं, लीडरशिप में आपको क्वालिटी का ऑब्वियसली ध्यान रखना है, चूँकि आप क्वालिटी ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे लीडरशिप का पर्सपेक्टिव भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिए अगर आप कस्टमर पर फ़ोकस कर रहे हैं तो भी आपको क्वालिटी पर फ़ोकस तो करना ही होगा, क्योंकि क्वालिटी ही है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को डिलीवर करना, राइट? अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को डिलीवर कर रहे हैं तो आपका कस्टमर फ़ोकस ऑटोमैटिकली हो जाएगा। रिलेशनशिप ऑटोमैटिकली आपके मैनेजमेंट हो जाएँगे, चूँकि आपने जो है प्रोडक्ट और क्वालिटी को फुल ऑफ क्वालिटी बनाया हुआ है। आपने उसकी सर्विसिबिलिटी को भी ध्यान में रखा है, मेंटेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा है, आपने उसकी सेफ्टी को भी ध्यान रखा है, तो ऑब्वियसली आपके जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत बेस्ट होगा। एविडेंस बेस्ड एक्शन डिसीजंस होगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनिटली वहाँ पर आपके प्रोसेस बने हुए हैं, एसओपीज़ बने हुए हैं, आप उन्हें यूज़ करेंगे तो डेफिनिटली आप हमेशा उनको इम्प्रूव भी करते रहेंगे। जहाँ पर भी आपको कमी लगती है, आप रीआइटरेट करेंगे और उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और उसे चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और डेफ़िनेटली चूँकि स्टैंडर्ड है तो प्रोसेस अप्रोच तो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज के समय में हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूज़ क्यों करते हैं? हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर करने के लिए, सैटिस्फाई करने के लिए सबसे पहला। लेकिन इसके अलावा हम आज के समय में बात कर रहे हैं इंश्योरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर सेफ। हम ये इंश्योर करते हैं, देखिए ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स फुल प्रूफ होते हैं, ये टेस्टेड होते हैं, इसीलिए इनके जो एसओपीज़ होते हैं, इनके जो प्रोसेसेस होते हैं, वो भी टेस्टेड होते हैं। सो जब आप किसी स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करते हुए कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर रहे हैं या इसको अपने बिज़नेस में आप इन्वॉल्व करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उन स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करते हुए चीज़ें कर रहे हैं। डेफ़िनेटली जो चीज़ उससे मैन्युफैक्चरर होगी या जो भी प्रोड्यूस होगी या जो सर्विस आप ऑफ़र कर रहे होंगे, वो आपके कस्टमर के लिए सेफ़ होगी, एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ होगी। आपके जो चूँकि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो स्टैंडर्ड जो है इंडस्ट्री के अप टू द मार्क होते हैं। ये आप आपके लॉज़ एंड कंप्लायंस को ध्यान में रखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी स्टैंडर्ड से जुड़ गए हैं, तो आपके लॉ और कंप्लायंटरी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लॉ और कंप्लायंट वहाँ पर फुलफिल दोनों रिक्वायरमेंट आप कंप्लायंट तो रहेंगे, आप लॉ को भी लॉ के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहे होंगे। ये भी आपको आपके बिज़नेस को एक सिक्योरिटी देता है। वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा ज़रूर। प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट अगेंस्ट क्लाइमेटिक और अदर एडवर्स कंडीशंस। यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि जब हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर सारे कॉज एंड इफेक्ट्स का ध्यान रखा जाता है, तो आपकी चीज़ें वहाँ पर सेफ रहती हैं, सिक्योर रहती हैं। इसके अलावा इंश्योरिंग दैट इंटरनल प्रोसेस आर डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड। देखिए जब स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रोसेस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी पड़ेंगी। आपके जो इंटरनल जो आपकी प्रोसेसिंग होती है, उसको आपको स्टैंडर्ड्स प्रोसेस के हिसाब से करना होगा, तो डेफ़िनेटली आपके जो जो प्रोसेस होंगे, जो कंप्लायंस होती है, वो बहुत ही बेस्ट हो जाती है, स्टैंडर्डाइज़ हो जाती है, फुल प्रूफ हो जाती है मैं कहूँगा। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है स्टैंडर्ड्स का, इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट्स में इसको ऐड किया है। बहुत कम लोग इस बारे में बता पाते हैं या बताते हैं कि इनका क्या बेनिफिट है। आपको शुरू में लग रहा होगा कि आपको ये सर्टिफ़िकेशन लेने के लिए, इसके लिए कुछ कंप्लायंटरी रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ रही हैं, कुछ स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, कुछ हो सकता है आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने पड़े, कुछ इन्वेस्टमेंट आपका इसमें हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देगा। आइए व्यूअर्स थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा-सा ऐसे समझ लेते हैं कि क्वालिटी का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, हम ज़्यादा डिटेल में से बात नहीं करेंगे। लेकिन क्वालिटी की जो शुरुआत है, कहा जाता है कि लेट 13th सेंचुरी में हुई, जहाँ पर क्राफ्टमैनशिप्स एंड गिल्ड्स की शुरुआत हुई। फिर 19th सेंचुरी में
जब इंडस्ट्री रिवोलाइजेशन हुआ तो फैक्ट्री सिस्टम आया और फैक्ट्री सिस्टम में क्वालिटी को इनबिल्ड करने की कोशिश की गई। 19th सेंचुरी में द टेलर सिस्टम आया, जहाँ पर आपने तो सुना होगा टेलर मशीन, जहाँ पर टेलर मशीन के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता था वर्कफोर्स को, या इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके बारे में आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारे, क्योंकि हमारा जो है ये मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से इनसे है, हिस्ट्री अब कुछ हिस्ट्री इतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट हम थोड़ा सा इवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 20th सेंचुरी में क्वालिटी प्रोसेसेस एंड एसक्यूसी आ गए हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्वालिटी 20th सेंचुरी से शुरुआत हो गई क्वालिटी प्रोसेसेस की, और स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स की। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में सैम्पलिंग एंड स्टैंडर्ड टेक्निक्स यूज हुई, जिन्होंने बहुत ही इसको एक नई दिशा दी। और 1946 में एएसक्यूसी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, अमेरिकन स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि एएसक्यूसी यानी अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस की इस सोसाइटी की अमेरिका में फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ से इन्होंने शुरुआत की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए। मिड 20th सेंचुरी में कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जापान में सबसे पहले शुरू हुआ, जहाँ पर ये कहते थे कि हर एक कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जापान देखिए क्वालिटी के लिए जाना जाता है। और जापान से ही जो है बहुत सारे क्वालिटी के कॉन्सेप्ट आए हैं, और जापान क्वालिटी में बहुत आगे है। और जो कि मिड 20th सेंचुरी में वहाँ शुरू हुआ। इसके बाद लेट 20th सेंचुरी में TQM का कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि हमने अभी बात की थी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये यूएस से शुरू हुआ, बट आज हम सभी इस बारे में बात करते हैं और हम सब समझते हैं कि क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और 20th सेंचुरी में जब हम आज के समय में हैं, जहाँ पर क्वालिटी 4 स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विवर्स हम लोग TQM से ऊपर भी उठकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ESG की, इन्वायरमेंटल गवर्नमेंट और इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नमेंट, यानी कि हम जो है क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को इन्वायरमेंट के हिसाब से भी देख रहे हैं। हम गवर्नमेंट और रेगुलेशन के हिसाब से तो देखते ही हैं, उसके बाद कंप्लाइंट हिसाब से देखते हैं। इसके अलावा हम जो है उसको सोशल पर्सपेक्टिव में, अपनी कम्युनिटीज में, हमारे कल्चर में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे कल्चर में क्वालिटी किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है, और किस तरह से हमारे प्रोडक्ट सर्विस होने चाहिए, ताकि वो इन एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखें। इस लेवल तक क्वालिटी इवॉल्व हो चुकी है। हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सोशल के बारे में सोच रहे हैं, कल्चर के बारे में सोच रहे हैं, इन सब को भी हम क्वालिटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज के समय में जो क्वालिटी है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से ऊपर के कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। आज हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अननोन के प्लानिंग की बात कर रहे हैं। सो क्वालिटी बहुत इवॉल्व हो गई है, और क्वालिटी के इवॉल्व होने से पूरे के पूरे हम इसको ब्रॉडर सेंस में देख रहे हैं, मानवता के रूप में देख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं समझूंगा कि क्वालिटी का बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ है। और इंडिया भी इस जर्नी में शामिल है। और आशा करता हूँ कि हम आने वाले समय में क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को एक्सीड करेंगे, मीट की बात नहीं करूँगा, और बहुत आगे भारत जाएगा। और भी बस आइए बात कर लेते हैं अगले टॉपिक, टाइप ऑफ क्वालिटी या एरिया ऑफ क्वालिटी की। देखिए, हमने आज क्वालिटी को हर तरीके से समझने की कोशिश करी है। अब समझ लेते हैं कि क्वालिटी को, देखिए क्वालिटी को हमने, अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो अभी तक आपके ये समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी को क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी क्वालिटी को डिजाइन से शुरू किया, क्वालिटी को कन्फॉर्मेंस उसके रिक्वायरमेंट को डिलीवर किया। हमने जो प्रोडक्ट सर्विस को इस तरीके से डिजाइन किया कि प्रोडक्ट ही क्वालिटी प्रोडक्ट बने। फिर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हमने ये ध्यान रख लिया कि क्वालिटी के जो जो कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है, स्टेटेड और इम्प्लाइड दोनों ही, उनका भी ध्यान रखा जाए, जो कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। और तीसरा हो गया क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और वो उन चीज़ों को, वो फिट फॉर यूज हो, फिट फॉर पर्पज हो, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी, मेंटेबिलिटी, यानी कि परफॉर्मेंस के हर एक एक्सपेक्ट को, हर एक एंगल को ध्यान में रखे। तो ये क्वालिटी को तीन तरीके से देखा जा सकता है।
तीन तरह की टाइप ऑफ, यानी कि हम डिजाइन में देख लें, कन्फर्मेंस में देख लें और परफॉर्मेंस में देख लें। डिजाइन मतलब वो कैसे बन रहा है, उसकी प्रोडक्ट साइकिल में या जो प्रोसेस साइकिल है उस प्रोसेस साइकिल में क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। कन्फर्मेंस में यानी कि जो अभी हम प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, कस्टमर की नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को, स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाया जाए, जो उसकी इन चीज़ों को फुलफिल कर पाए, फिट फॉर यूज हो, फिट फॉर पर्पज हो। इसी तरीके से परफॉर्मेंस, जब उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें हो। तो इस तरीके से आप टाइप ऑफ क्वालिटी यहाँ पर बता सकते हैं व्यूअर्स। सो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे डिजाइन क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात आ जाती है परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, रिलेबिलिटी, फीचर, सर्विसेबिलिटी, रेपुटेशन, एस्थेटिक्स। ये एक सेलफोन का एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है। जैसे ये कह रहे हैं परफॉर्मेंस, प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम, प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्मेंस में आ सकती हैं। ड्यूरेबिलिटी में आपको एबिलिटी टू विदस्टैंड डैमेज, यानी कि कितना डैमेज प्रूफ है। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे फोन्स के ऐड आते हैं कि इसको आप पानी में डाल दीजिए तो ये खराब नहीं होगा, या फिर आप इसको जो है इसके ऊपर गाड़ी जो चली जाएगी तब भी इसका जो है जो जो स्क्रीन है वो अनब्रेकेबल स्क्रीन आ रही है। ये ड्यूरेबिलिटी के फीचर्स हो जाते हैं। रिलायबिलिटी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, जैसे हाउ लॉन्ग बिफोर अ ब्रेक डाउन अकर्स। फीचर्स कि क्या एक्स्ट्रा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं। सर्विसेबिलिटी है, हाउ इजी इट इज टू फिक्स एंड हाउ विलिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिपेयर द प्रोडक्ट। देखिए सर्विसेबिलिटी की बात आ गई, रेपुटेशन की बात आ गई, परसीव्ड इमेज इन द मार्केट प्लेस। इसी को रेपुटेशन कहते हैं, इसी को परसीव्ड क्वालिटी कहते हैं, इसी को ब्रांड कहते हैं, इसी को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं, जहां पर हम रेपुटेशन की बात कर रहे हैं। एस्थेटिक्स, द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, फील, स्मेल, टेस्ट वगैरह वगैरह, ये डिजाइन क्वालिटी में आ जाते हैं व्यूवर्स। और अगर हम बात करें प्रोसेस क्वालिटी की या क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस की, देखिए रॉ मटेरियल। तो आपको देखना है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रोसेस भी गार्बेज होगा तो गार्बेज इन है, गार्बेज प्रोसेस होगा, गार्बेज आउट हो जाएगा। तो आपको रॉ मटेरियल पे ही इसका ध्यान रखना है। प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट को यूज करके आपकी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखिए आप हो सकता है आपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, आपने हर एक स्टेप्स के उसके प्रोसेस को टेस्टेड किया हुआ है, उसकी प्रोसेस को, उसकी लाइफ साइकिल को टेस्ट कर लिया है, लेकिन जिस इक्विपमेंट का यूज करके आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उस इक्विपमेंट की क्वालिटी ही बेहतर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वो वेल मेंटेन नहीं है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस भी बेहतर नहीं हो पाएगी। यानी कि आपका रॉ मटेरियल, यानी कि प्रोसेस में जो इक्विपमेंट्स है, जो एम्प्लॉयज है, जिस जो एम्प्लॉयज उसको काम कर रहे हैं, जो आपका मैन पावर काम कर रहा है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स उसमें इन्वॉल्व है, क्या वो उसका एक्सपीरियंस उतना है, क्या वो वेल ट्रेंड है, क्या वो उनकी एबिलिटी लेवल वो है कि वो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को बना सकते हैं या उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये भी एक इंग्रेडिएंट है प्रोसेस क्वालिटी का या क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस का। टेक्नोलॉजी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या आप राइट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तभी आपकी क्वालिटी, आपकी प्रोसेस क्वालिटी बेहतर हो पाएगी। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस आप तभी कर पाएंगे जब आपके जो प्रोसेस में जो चीज़ें यूज हो रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट्स है, एम्प्लॉयज है, टेक्नोलॉजी है, आपको हर लेवल की चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा। यानी कि आपको पूरा का पूरा अपना जो लेआउट्स है वो बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी अप टू डेट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स क्वालिटी का होना चाहिए, इक्विपमेंट्स वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, तभी आप क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस दे पाओगे। इसके अलावा लास्ट इसमें आ जाता है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस या सर्विस क्वालिटी की बात। देखिए क्वालिटी मैंने कहा था आपके, आपको टेंजिबल भी हो सकते हैं। एनी फिजिकल प्रोडक्ट यूज ड्यूरिंग द सर्विस, ये आपका परफॉर्मेंस में आ गया। रिलेबिलिटी, डिपेंडेबल कितने हो आप सर्विस पे, करेक्टली डन ईच टाइम, यानी कि जब आपको जब सर्विस मिलती है तो क्या वो सेटिस्फैक्टरी रहती है। कन्वीनियंस कितनी है, हाउ एसेसिबल द सर्विस प्रोवाइडर इज। देखिए कन्वीनियंस की बात मैंने की थी कि आपका सर्विस सेंटर लोकली अवेलेबल है, डिस्टेंस में अवेलेबल है, आपको क्या डोर स्टेप सर्विस मिलती है या आपको जाना पड़ता है, ये किस तरीके से है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, द विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिक्वेस्ट। देखिए कहीं पर देखा बहुत कॉल सेंटर टर्मिनोलॉजी में ये यूज होता है कि आपका वेट टाइम कितना है,
राइट? सो अगर जितना वेट टाइम अधिक होगा तो माना जाएगा कि रिस्पॉन्सिवनेस कम है। आप 30 सेकंड में कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं, ये सर्विस लेवल कितना है, ये रिस्पॉन्सिवनेस पे डिपेंड करता है। टाइम कितना लगता है, हाउ क्विकली द सर्विस इज डिलीवर्ड, इस तरह से आप क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को देखिए, सर्विस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। कर्टेसी क्या है? कर्टेसी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, राइट? अगर आप कहीं पर सर्विस लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, पोलाइटनेस बिहेवियर है कि नहीं, फ्रेंडलीनेस ऑफ एम्प्लॉयज है या नहीं, या आपको रेस्पेक्ट दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, रिपीटेड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस विदाउट फेल है कि नहीं है। अश्योरेंस, एम्प्लॉय हैव अ हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड ट्रस्ट। तो ये सारी चीजों से आपको देखिए किस तरीके से क्वालिटी को समझ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिजाइन पर्सपेक्टिव से, प्रोसेस पर्सपेक्टिव से, सर्विस पर्सपेक्टिव से, यानी कि तीनों की तीनों एक्सपेक्ट को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है व्यूवर्स। सो व्यूअर्स, मैं आपको समराइज कर देता हूं कि आज के अपने लेक्चर में हमने समझा कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी को जनरल पर्सपेक्टिव में लोगों ने किस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है, क्वालिटी गुरुज ने किस तरीके से डिफाइन किया है क्वालिटीज को, क्वालिटी गुरुज कौन कौन हुए हैं, उनके क्या क्या मेन कंट्रीब्यूशन रहे हैं क्वालिटी में। उसके बाद हमने क्वालिटी के यू नो वेरियस डायमेंशंस को देखा कि अगर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को क्वालिटी के बेस पे रेट कर सकते हैं तो वो कौन कौन से डायमेंशंस हैं जहाँ पर हम क्वालिटी को देख सकते हैं। हमने बात की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के बारे में, हमने बात की क्वालिटी के डिफरेंट एंगल्स के बारे में, थ्री डिफरेंट पर्सपेक्टिव और थ्री डिजाइन लेवल पे, परफॉर्मेंस लेवल पे और कन्फॉर्मेंस लेवल पे उनकी बात की कि क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। सो व्यूअर्स, आज मैं समझता हूँ कि आपको क्वालिटी का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझने के लिए जरूर मदद मिली होगी, आपको हेल्प हुई होगी। और अंत में व्यूअर्स, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्यार देते रहें। आपको लर्निंग वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद, बाय बाय। मैं हूँ क्रिस।